चलो क्वेश्चन 3 तक हो गया था, क्वेश्चन 4 से करना है। दिस इज ज्योग्राफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का लेक्चर 2। हाउ आर इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? एग्रो बेस्ड, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं। एक मिनट। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं जो अपना रॉ मटेरियल डायरेक्ट एग्रीकल्चर से लेते हैं, डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल। जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री, वुलन इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर मतलब इसमें एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्ट दोनों आते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है। वुलन इंडस्ट्री जैसे एनिमल प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। जूट इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, टी एंड कॉफी इंडस्ट्री, ये सारे एग्रो बेस्ड है, ठीक है। नेस्ले वगैरह ये सब एग्रो बेस्ड हो गया। अमूल एग्रो बेस्ड हो गया, ठीक है। फॉर्चून एग्रो बेस्ड हो गया। ये सब कंपनी सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जांपल्स हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन मिनरल्स फॉर रॉ मटेरियल्स, मतलब जो जमीन में कुछ खोद के निकालते हैं और उस पे बेस्ड अगर है कोई इंडस्ट्री तो वो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री भी बहुत सारा मिनरल निकालता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट निकालता है, खोद के बॉक्साइट बोलते हैं एल्यूमिनियम के और को। कॉपर, ये भी छत्तीसगढ़ में अमलाजखंड करके एक जगह है, वहां पे बहुत बड़ा कॉपर माइन है और कॉपर इंडस्ट्री है। पेट्रोकेमिकल्स, ये सारे जो इंडस्ट्रीज है ये कुछ ना कुछ खोद के निकालते हैं और उसमें से अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। तो दीज आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो दिस इज इंडस्ट्री क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, सिलिका यूज होता है ना उससे बहुत। अच्छा, क्या पूछा था? आगे बढ़ते हैं। हाउ आर इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रोल, व्हाट रोल दे प्ले इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो इसमें बेसिक या की इंडस्ट्रीज, इसमें आते हैं इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम। व्हाई आर दे कॉल्ड की इंडस्ट्रीज या बेसिक इंडस्ट्रीज? क्योंकि आयरन, देखो भिलाई स्टील प्लांट जब आयरन एंड स्टील बनाता है उसी को तो वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को, शिप बिल्डिंग सेक्टर को, रेलवेज को, सबको बेचता है ना। आ रहा है समझ में? गाड़ी, अगर गाड़ी को अगर स्टील ही नहीं मिलेगा तो गाड़ी अपना गाड़ी कहाँ से बनाएगी? नहीं बना पाएगा। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को अगर स्टील नहीं बने मिलेगा तो शिप कहाँ से बनाएगा? आ रहा है समझ में? तो ये क्योंकि बेसिक इंडस्ट्री है, सारे बाकी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करके रखा है स्टील इंडस्ट्री, इसलिए इसको की इंडस्ट्री या बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं। आया समझ में? सिमिलरली कॉपर इंडस्ट्री क्यों की है? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है देख लो, सब में कॉपर वायर यूज होता है। अगर कॉपर नहीं रहेगा तो कॉपर वायर नहीं बन पाएगा, कॉपर वायर नहीं बन पाएगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए कॉपर भी एक बहुत बेसिक इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम क्यों? क्योंकि कॉपर के बाद ही नेक्स्ट बेस्ट जो कंडक्टर होता है एंड लाइट वेट होता है एल्यूमिनियम होता है। अगर एल्यूमिनियम ही नहीं बनेगा तो बोइंग, एयरबस, ये सब प्लेन इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्लेन्स बनते ही है एल्यूमिनियम अलॉय से। आ रहा है समझ में? तो दीज आर द बेसिक इंडस्ट्री, ये बाकी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करके रखे। नेक्स्ट है कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या हो गया? इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस गुड्स डायरेक्टली फॉर द कंज्यूमर। मतलब जैसे स्टील, स्टील ने स्टील इंडस्ट्री ने स्टील बना के ऑटोमोबाइल को बेच दिया, ऑटोमोबाइल ने खरीद लिया स्टील। अब ऑटोमोबाइल के गाड़ी बना के किसी और को बेचेगा? किसी बिजनेस को नहीं, ऑटोमोबाइल गाड़ी बना के सीधा कस्टमर को बेचेगा। गाड़ी मैं डायरेक्टली खरीदूंगा या आप डायरेक्टली जाके खरीदो। आ रहा है समझ में? तो गाड़ी इज द फिनिश प्रोडक्ट फॉर द कंज्यूमर, वी आर द कंज्यूमर्स। तो हमारे लिए जो फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं उन इंडस्ट्रीज को बोलते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल शुगर, चीनी इंडस्ट्री शुगर केन खरीद लिया, एग्रो इंडस्ट्री है, उसमें से रस निकाला, उसमें से चीनी बनाया, उसको पैकेट में डाला और उसको सीधा भेज दिया शमीम के पास या किसी भी सुपर मार्केट में, वहां से हमने खरीद लिया। तो शुगर इज अ कंज्यूमर इंडस्ट्री। पेपर, पेपर बंडल खरीद के लाया, पेपर इज ऑल्सो कंज्यूमर इंडस्ट्री। सो ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री, ये सब क्या है? कंज्यूमर इंडस्ट्री। स्मार्टफोन ऐसा नहीं है कि स्मार्टफोन कहीं किसी और इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल नहीं जाता, स्मार्टफोन डायरेक्ट कंज्यूमर के पास आता है। सिमिलरली सोप या पेपर, ये भी रॉ मटेरियल के तरह नहीं जाता,
पेपर इज अ डायरेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट, ठीक है, तो कंज्यूम किया जाता है इसको, तो कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गया जो डायरेक्ट कस्टमर के लिए सामान बनाता है, और वो उसके कस्टमर कौन है, हम लोग कंज्यूमर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ आर इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लगा। अच्छा, ये वैल्यूज थोड़े चेंज होते रहते हैं, ये वैल्यूज मैं आपको अपडेट करा दूंगा गूगल से लेटेस्ट वैल्यू देख के, आप लोग बुक में भी चेक कर लेना, बुक का वैल्यू पक्का, ठीक है, बुक में रीडिंग कर लेना, और ये एक बार कंफर्म कर लेना। माइक्रो स्केल इंडस्ट्री हो गए इंडस्ट्रीज विद इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ या 1 करोड़ से नीचे के इन्वेस्टमेंट में जो इंडस्ट्रीज बने हैं, जैसे पॉटरी, गमले वमले बनाना, मटके बनाना, बास्केट वीविंग, ये मोस्टली कॉटेज इंडस्ट्रीज होते हैं, गाँवों में होते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से कुछ बनाना, कोई आर्ट फॉर्म बनाना, ये सब 1 करोड़ के नीचे इन्वेस्टमेंट लगता है, इसको माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़, 10 करोड़ से नीचे अगर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट लग रहा है तो उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल सोप इंडस्ट्री, साबुन बनाना, लेदर इंडस्ट्री, लेदर के प्रोडक्ट्स बनाना, बैग्स बनाना, जूते बनाना, ये सब हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मीडियम स्केल हो गया जिसमें 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल एलईडी लाइट मैन्युफैक्चर, ये सब, ये बल्ब बल्ब जो बनता है, ये सब मीडियम स्केल में आता है। बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर, जो साइकिल्स वगैरह बनते हैं, ये सारे के सारे मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में आते हैं। इसमें थोड़ा ठीक ठाक मशीन लगते हैं, थोड़ा बड़ा मशीन लगता है, थोड़े वर्कर्स लगते हैं, थोड़ा मार्केटिंग लगता है, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट लगता है, तो इसमें बजट भी बढ़ जाता है, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इसमें 100 करोड़ के ऊपर लगता है इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं ये, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ह्यूंडई, ह्यूंडई का अगर फैक्ट्री देखोगे, बहुत बड़ा फैक्ट्री होगा, वो 100 करोड़ क्या, वो 800, 1000, 2000, 4000, 5000 करोड़ का इंडस्ट्री होगा, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आप भिलाई स्टील प्लांट देखी होगी, कितना ह्यूज है, मैसिव है, ठीक है, तो बहुत पैसा लगा हुआ है। शिप बिल्डिंग भी बहुत बड़ा, बड़े स्केल का इंडस्ट्री होता है, इतने बड़े बड़े शिप्स, एक एक शिप ही 1000, 1500 करोड़ का होता है। आप सोचो इंडस्ट्री कितने है, एट ए टाइम वहां पे 10-12 शिप्स बन रही होती है, आप सोचो कितना बड़ा इंडस्ट्री होता है वो, ना हो तो करें कम से कम 30-40 हजार करोड़ का तो इंडस्ट्री होगा एक शिप बिल्डिंग का, ठीक है। कोचिन वोचिन जाओगे तो आपको शिप बिल्डिंग का बहुत मेजर वो दिखे, कोचिन, वाइजैक, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शिप बिल्डर्स हैं, ठीक है। चलो लिख लो 4 डिफरेंट स्केल, बट हाँ इसको कंफर्म फ्रॉम द बुक, ये हर साल चेंज करते रहते हैं ये लोग, फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक रीडिंग करो और उसमें से एग्जैक्ट फिगर जो दिया हुआ है खोज के निकालो। चलो नेक्स्ट है हाउ आर इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कौन मालिक है उसका, उसके बेसिस पे कैसे होता है। पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, बीएचईएल, सेल, एनटीपीसी, ये सब है पब्लिक सेक्टर। फुल फॉर्म पता है क्या आप लोग को, आई थिंक इसके लास्ट चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में वही दिया है क्या, अच्छा नहीं है, चलो एक काम करो यहाँ पे लिख लो, मॉड्यूल है ना आप लोग के पास, मैं लिखता जा रहा हूँ, आप एक जगह में लिखते रहो सारे फुल फॉर्म। बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सेल, स्टील, STEEL है, ये थोड़ा वो हो गया, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और भी लिखा दूं, एक काम करो फिर, मैं आपको दे रहा हूं और आप उसको लिख लो। चलो ये लो सारे के सारे फुल फॉर्म्स लिख लो। बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक पीएसयू है,
ये डिफेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार वगैरह ये सब बनाते हैं। मेरा पहला कंपनी था, कैंपस सिलेक्शन मेरा इधर ही हुआ था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अच्छा जॉब था बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। चलो बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये हरिद्वार में है। बड़े बड़े जो टरबाइन्स होते हैं, हेवी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं वो सब बनाते हैं। एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये फाइटर प्लेन्स बनाता है, ये तेजस वगैरह सब एचएएल ने बनाया। एनएएल, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी, ये डिजाइन करता है फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ये सब को डिजाइन करता है। नेक्स्ट है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडियन आर्मी के लिए गन्स, मिसाइल्स, आर्टिलरी सिस्टम, रडार सिस्टम, ये सारा कुछ डेवलप करता है, डिजाइन करता है, फाइटर जेट्स की इंजन डिजाइन करता है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सैटेलाइट्स लॉन्च करता है, रॉकेट्स वगैरह बनाता है, ये मंगलयान, गगनयान, ये सब इसरो के प्रोजेक्ट्स है। आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दिस इज नॉट अ पीएसयू, ये एक तरह के इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे डिप्लोमा करने के लिए बच्चे जाते हैं आफ्टर 12, जिनका इंजीनियरिंग वगैरह में मन नहीं रहता, जिनको मतलब पैसे की कमी है या टाइम शॉर्ट है, तो वो लोग मोस्टली चले जाते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आईटीआई का डिप्लोमा करने। यहाँ से पास आउट होने के बाद उनको छोटा मोटा कुछ अच्छा जॉब मिल जाता है। आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये है आईआईटी का भी पापा। आईआईएससी में हो गया मतलब आईआईटी को भी आप ऐसे ऐसे देखोगे, चल हट ऐसे देखो। ये एकदम पापा इंस्टीट्यूट है, टॉप इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर साइंटिफिक रिसर्च। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ पे शायद अंडर ग्रेजुएट लेवल में कोई कोर्स नहीं होता, ये सारा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में जाते हैं। आईआईटियंस का भी यहाँ घुसना मुश्किल होता है, ये इतना टॉप लेवल का। हाँ, यहाँ से अगर पास आउट हो तो आप फिर इतना साइंस में घुस जाते हो, आप पैसे के लिए काम नहीं करते, फिर आप तो फिर सिर्फ सीधे नोबेल प्राइज के लेवल का काम करने लोगे, इस ऐसे जगहों से निकलोगे। हाँ हाँ हाँ, उन लोग का फिर वो नहीं रहता पैसा कमाऊंगा, ये कमाऊंगा, वो कमाऊंगा, वो फिर अलग लेवल में सोचने लगते हैं, पैसा उनके लिए छोटा चीज हो जाता है। कोई अगर आईएएससी का पास आउट है, ऑब्वियसली पैसा एक इंपॉर्टेंट चीज है, बट आईएएससी इज बियॉन्ड पैसा। और आप में ट्रिमेंडस टैलेंट होना चाहिए आईएएससी में घुसने के लिए, ऐसे कोई यानी टॉम डिक एंड हैरी नहीं घुस सकता आईएएससी में। चलो नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, यूएएस, ये ऑलमोस्ट हर शहर में ही रहता है, जैसे रायपुर में भी कृषि विश्वविद्यालय बोलते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड रिसर्च वर्क चलता है। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, मैंने बता दिया था। सेल बता दिया मैंने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पीएसयूज, बहुत अच्छा सैलरी भी है और बहुत अच्छा एम्प्लॉय वेलफेयर भी है एंड काम भी अच्छा है। ओएनजीसी इज अ वेरी गुड कंपनी, अगर सरकारी नौकरी टारगेट में है तो ओएनजीसी इज अ वेरी गुड ऑप्शन। हाँ बट ऑब्वियसली कंपटीशन तो रहता है सबके लिए। एचएएल भी अच्छा है, एचएएल भी आजकल काम बहुत अच्छा कर रहा है, एचएएल, डीआरडीओ, इसरो, these are good companies। चलो ये सारा हो गया है तो वापस चलते हैं हम लोग 10th के मॉड्यूल। ठीक है, ये सब तो लिखा ही दिया मैंने। ओके, चलो नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कुछ कुछ रिच इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को चलाते हैं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, या एक ग्रुप भी हो सकता है, 10 12 15 का। टिस्को इज सच अ कंपनी, टिस्को का फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी।
किसको? बजाज हो गया, डाबर हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब क्या हो गया? प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हो गई। जॉइंट सेक्टर वेंचर क्या हो गया? ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स जॉइंटली, जहां पे प्राइवेट लोग भी रहते हैं और उसके साथ एक गवर्नमेंट का एजेंसी भी रहता है इन्वॉल्व। दोनों एक साथ मिलके जब बनाते हैं कोई चीज, उसको बोलते हैं जॉइंट सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मारुति उद्योग लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये सब जॉइंट सेक्टर है। मारुति उद्योग क्यों बना था मारुति? इंडियन गवर्नमेंट को इन उस वक्त कौन थी? आई थिंक इंदिरा गांधी थी शायद, इंदिरा गांधी थी शायद। तो इंडिया के कॉमन मैन के लिए एक गाड़ी बनाना था। गवर्नमेंट को लगने लगा कि अब टू व्हीलर से काम नहीं चल रहा है, फैमिली के साइज वगैरह भी, चार लोग सेफ नहीं है टू व्हीलर में, गिरने से कोई प्रोटेक्शन नहीं है, प्लस इतना एक्सट्रीम वेदर होता है तो बारिश धूप में टू व्हीलर में प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक गाड़ी मास के लिए होना चाहिए। उससे पहले जो गाड़ियां थी वो सब रिच लोगों के लिए थी, गाड़ी वॉज अ क्लास थी। बट गवर्नमेंट ने पहली बार सोचा नहीं, मास के लिए भी एक गाड़ी होनी चाहिए सस्ती, जो मास के बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। तो उन्होंने क्या किया, सुजुकी के साथ बात किया। सुजुकी जापान की कंपनी, उन्होंने बोला ठीक है आप मुझे लैंड दो, इंफ्रास्ट्रक्चर दो, पावर इलेक्ट्रिसिटी दो, हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे और इंजीनियर्स देंगे, एंड लेट्स मेक समथिंग बिग। तो ये दोनों मिले, जब गवर्नमेंट एंड सुजुकी जब मिला तब बना मारुति। इसलिए मारुति सुजुकी लिखते हैं। मारुति सुजुकी से जॉइंट वेंचर, उनका पहला गाड़ी जो था फर्स्ट मारुति। हाँ, नहीं नहीं नहीं, जेन तो बहुत बाद में आता है ये। फर्स्ट मारुति 800, ये ये वाला था, देखे होगे, ये अभी भी दिखता है प्रगति नगर में, तो एक डेली दिखता है मेरे को। ये था पहला मारुति, यहाँ से इंडिया में कार का रेवोल्यूशन शुरू हुआ। पहला सस्ता गाड़ी। इससे पहले जो गाड़ी वगैरह थी वो सब इम्पोर्टेड होती थी, या फिर वो एम्बेसडर वगैरह टाइप, खटारी टाइप की होती थी। एम्बेसडर देखे हो ना, लेकिन एम्बेसडर भी उस वक्त के हिसाब से थोड़ा महंगा हुआ करता था। ये स्मॉल कार था, प्लस इसका माइलेज अच्छा था, प्लस बेसिक रिक्वायरमेंट सारा पूरा कर देते थे। तो भीड़ भाड़ गली वली में भी आराम से घुस जाता था, निकल जाता था। आया समझ में? तो दिस वाज द इंडिया फर्स्ट एवर मारुति। उसके बाद फिर ये चेंज हो गया। ये वाला देखे हो कि नहीं? ये वाला तो देखे हो गया, है ना? ये वाला नहीं देखे हो अभी? देखे हो? हाँ 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 हाँ। यहाँ से स्टार्ट हुआ मारुति का जर्नी। आज के डेट में देखो कहाँ पहुंच गया मारुति। चलो, नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है? ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ रॉ मटेरियल कर लो। वर्कर्स, यही लोग यहाँ के ओनर्स होते हैं, मतलब वहाँ के काम करने वाले, वहाँ रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले, यही लोग सब मालिक होते हैं। इसका कोई अलग से एक मालिक नहीं होता। तो क्या होता है देखो, जैसे अमूल, अमूल कैसे स्टार्ट हुआ इंडिया में? गुजरात में बहुत सारे दूध वाले थे, उनका दूध इतना अच्छा प्रोडक्शन होता था, गाय वगैरह इतने अच्छे क्वालिटी के थे कि डेली डेली उनका दूध बच जाता था, और दूध बचने से ही खराब हो जाएगा। तो वो लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाने लगे आपस में, 5 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग मिलके ग्रुप बनाने लगे। चल जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको एक साथ जमा करते हैं, और जब प्रॉफिट थोड़ा जमा होते होते थोड़ा पैसा हो जाएगा, 1 2 लाख हो जाएगा, तो एक चिलर प्लांट खरीदेंगे। चिलर प्लांट मतलब पावर लगा दो उसको, एकदम ठंडा करके रखता है तो दूध खराब नहीं होगा। तो ऐसे करके एक खरीदे, दूध बचने लगा, दूध को अगले दिन 2 दिन बाद भी बेच सकते हो, क्योंकि वो चिलर प्लांट में ठंडा रखने से दूध देरी तक टिकता है। तो दूध बचने लगा और प्रॉफिट ज्यादा होने, प्रोडक्शन बढ़ गया ना, आपने वेस्टेज कम कर दिया, तो अपने आप आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो उसको फिर बेचने लगे, फिर उसको बेच के और प्रॉफिट हुआ, दूसरा चिलर प्लांट खरीद लिए, और फ्रिज वगैरह स्टोरेज वगैरह बना लिए। ऐसे करते 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 चालू हुआ था 5 10 लोगों से, आज के डेट में हजारों एम्प्लॉयज हैं, हजारों दूध वाले हैं, जो अपना जो कमाया, वो जो सैलरी आता है अमूल की तरफ से, एक बेसिक सैलरी तो आता ही है, उसके बाद जो कंपनी प्रॉफिट करती है वो भी बढ़ता है हर वर्कर में, हर 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 वर्कर में बढ़ता है वो बराबर। ठीक है, ऑब्वियसली मतलब रैंक के हिसाब से बढ़ता है, कौन कौन कितना काम कर रहा है उसके हिसाब से, बट कुछ पैसा आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वो पैसा भी ज्यादा होगा। तो वो जो एक्स्ट्रा मनी आता है, लोग क्या करते हैं, उसको वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं, उसको ऑप्शन दिया जाता है।
क्या आप ये पैसे का कुछ जरूरत है आपको, अभी खर्च करना चाहते हो तो ले लो, और अगर खर्च नहीं करना चाहते, क्या आप री इन्वेस्ट करना चाहते हो, दे दो, और अगर आप लेके कहीं पे और जमा करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ज्यादातर उन लोग को इतना भरोसा है अमूल में कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, अगर घर चल जा रहा है, अगर अभी एग्जैक्ट मतलब डेस्परेट नीड नहीं है पैसे का, तो वो लोग क्या करते हैं, वापस इन्वेस्ट करते हैं, वो वापस इन्वेस्ट होता है और बढ़ के आता है, फिर प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ के और ज्यादा पैसा मिल गया, आ रहा है समझ में। तो वहां पे कोई वर्कर ऐसे काम नहीं करता है कि हाँ ठीक है ना, कुछ भी काम कर दे रहे, सैलरी तो मिल रहा है, ऐसे नहीं है। उन लोग का एक अपना लगाव है, नहीं ये मेरा भी कंपनी है, मेरा भी इसके प्रॉफिट में कुछ हिस्सेदारी है, मैं अच्छे से काम करूंगा तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा तो मेरे को और ज्यादा पैसे मिलेगा, आ रहा है समझ में। तो हर वर्कर बहुत अच्छे से दिल लगा के काम करे, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र में, वो भी ऐसे ही कोऑपरेटिव बेसिस में चलता है। मतलब गांव के सारे जो शुगर केन प्रोड्यूसिंग फार्मर्स है, वो लोग क्या करते हैं, एक साथ जगह एक जगह करते हैं शुगर, और उसके बाद थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे, उसको क्रश करने का मशीन खरीद लेंगे, और जो प्रॉफिट होगा वो वापस बढ़ जाए। शुगर भी कोऑपरेटिव उसमें चलता है। केरला में कॉयर इंडस्ट्री, जो नारियल का रस्सी बनता है, देखियो बहुत हार्ड होता है, एकदम कोर्स होता है, तो वो वाला चीज भी कोऑपरेटिव बेसिस में केरला में चलता है। जो नारियल कोकोनट प्लांटेशन वाले जो है, वो लोग एक साथ करते हैं जुगाड़, एक साथ पूरा, उसके बाद उससे रोप बना के बेचते हैं और प्रॉफिट इक्वली बढ़ जाता है, ठीक है। चलो लिख लो, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप। चलो, हाउ आर इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स। वेट के बेसिस पे कितना भारी सामान बन रहा है या कितना भारी रॉ मटेरियल आ रहा है, उसके बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जाता है इंडस्ट्रीज को। हेवी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री वेयर लार्ज मशीन्स एंड हेवी रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस हेवी प्रोडक्ट्स, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, लोहा, लोहा भी भारी है और एक गाड़ी भी भारी है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यहाँ पे भी जो आयरन और आता है वो भी भारी होता है, और जो स्टील बन के निकलता है वो भी बहुत भारी होता है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, जो स्टील आ रहा है वो भी भारी है, और जो शिप बन के निकल रहा है वो तो हजारों लाखों टन का है। लाइट इंडस्ट्री क्या हो गया, जहाँ पे जो गुड्स रहते हैं वो यूटिलिटी गुड्स रहते हैं और हल्के सामान रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, स्मार्टफोन कितना वेट है, हार्डली कुछ 200 ग्राम 400 ग्राम, ठीक है। तो दिस इज लाइट इंडस्ट्री। टॉय इंडस्ट्री, खिलौना बन के निकल रहा है, हल्का चीज है, तो लाइट इंडस्ट्री, लिख लो। चलो नेक्स्ट है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मोस्टली ये प्राइवेट सेक्टर का होता है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या, ये सारी क्वेश्चंस में, अब नेक्स्ट कुछ जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा सेक्टर, रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल, लोकेशन एंड क्या उसके फायदे हैं, यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेक्सटाइल प्राइवेट सेक्टर होता है, रिक्वायरमेंट होता है थोड़ा गर्म और मॉइस्ट जगह हो, बहुत ठंडे जगह में आप कपड़ों का टेक्सचर ठीक से फील नहीं कर सकते, उनको सॉफ्ट नहीं बना सकते, बहुत सारे ट्रीटमेंट वगैरह नहीं कर सकते। रॉ मटेरियल यहाँ पे ज्यादातर रॉ कॉटन आता है, ये सबसे ज्यादा गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात, क्या रीजन है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम कॉटन प्रोडक्शन होता है, क्यों? ब्लैक सॉइल, करेक्ट, ब्लैक सॉइल या फिर उसको रेगड सॉइल भी बोलते हैं, गुजरात महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है, जिस कारण वहां पे कॉटन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत। और ब्लैक सॉइल क्यों है उधर? हाँ करेक्ट, डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप करके एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था बहुत बड़ा, उसका जो लावा निकला था, वो इरोशन होते 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 वहां पे ब्लैक सॉइल बहुत बना है। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स, ऑब्वियसली कॉटन लेके, अब रुई से तो डायरेक्ट कपड़ा कपड़ा नहीं बना रहा है ना, कोई तो कोई बना रहा है उसको, उसमें से धागे निकाल रहा है, धागे से फिर वीविंग कर रहा है, फिर के कपड़ा बना रहा है, ठीक है। तो वीवर्स, कॉटन फार्मर्स को बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलता है। मिल वर्कर्स, जहाँ पे मिल पे जो कॉटन टेक्सटाइल बनाया जा रहा है, जहाँ पे वीविंग हो रहा है,
केमिकल एंड डाई इंडस्ट्री, क्योंकि कॉटन के कपड़े बना रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें कलर करोगे, कुछ ना कुछ कलर दोगे, सब व्हाइट कलर तो बनाओगे नहीं। एंड उसके साथ साथ इतने सारे जो मशीन्स है जो मिल में यूज हो रहा है, जो डाई इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, कॉटन फार्मर्स जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उनका जो इंजीनियरिंग वर्क है उसको भी काफी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ये हो गया आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लिख लो। इसके बाद चैलेंजेस भी है। चलो, इसके चैलेंजेस क्या क्या है, जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इसके लोग। आउटडेटेड मशीनरी, मशीन्स बहुत पुराने पुराने हो गए। आज के डेट में बाहर देशों में बहुत हाई फाई मशीन्स यूज हो रहे हैं, चाइना वाइना में, बट हमारे मशीन्स काफी पुराने हो चुके हैं। इरेगुलर पावर सप्लाई, मशीन चला रहे हो, गटर गटर काम चल रहा है, अचानक बीच में 2 घंटा पावर कट, तो पूरा ठप बिजनेस, तो उसका एक चैलेंज आता है। एंड कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, आज के डेट में कॉटन का बहुत ज्यादा डिमांड तो नहीं है, क्योंकि नायलॉन में इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं। लोग ज्यादातर नायलॉन टी शर्ट्स वगैरह पसंद करते हैं। क्यों? मैं भी, जैसे ये नायलॉन है, देखो नायलॉन क्यों पहन लो, इसको इस्त्री नहीं करना पड़ता, कहीं पे भी मोड़ मार के रख दो, वापस पहन लो, सीधा हो जाता है, क्रीज लेस होता है। अरे समझ में, तो कॉटन कपड़ों का थोड़ा सा, हालांकि हाँ कॉटन कपड़े ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बट मेरे को तो ये भी बहुत कंफर्टेबल लगता है, तो आई प्रेफर नाइलॉन। मेरे को कॉटन वॉटन वो थोड़ा सा कहीं पे फोल्ड हो गया, ऐसे क्रीज आ गई, वो सब मेरे को पसंद नहीं आता, तो मेरे को नाइलॉन पसंद है। ज्यादातर लोगों को नाइलॉन आजकल ज्यादा पसंद आता है, सिंथेटिक फाइबर्स, इसलिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो थोड़ा मार खा रहा है। ठीक है, वो लोग भी धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं नाइलॉन की तरफ, जहां पैसा है उधर सब कुछ को जाना पड़ेगा ना। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जूट इंडस्ट्री, ये तो खत्म ही हो गया इंडस्ट्री, ये पता नहीं क्यों आपको पढ़ा रहे हैं अभी भी। Why are most jute mills set up nearby कोलकाता? कोलकाता के पास बहुत सारे जूट इंडस्ट्री के फैक्ट्रीज थे, लेकिन आज के डेट में जूट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। रीजन क्या है? फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप इन कोलकाता 1859 नियर रिशरा, रिशा करके एक जगह है वहां पे। बिकॉज ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज नियर बाई कोलकाता, कोलकाता के आसपास जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज बहुत है। वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश दोनों नदियां बहुत है, जूट के लिए अलुवियल सॉइल चाहिए रहता है, और बहुत सारा पानी चाहिए, बहुत सारा, मतलब इतना पानी जमा होना चाहिए तब जाके जूट अच्छे से होता है। इतना पानी कहाँ मिलेगा? नदी के पास से मिलेगा। अरे समझ में, तो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में बहुत जूट प्रोड्यूस होता था एक जमाने में। जूट जो प्रोड्यूस हुआ, अब नदी है तो आप नदी के आर पार कर दो, नाव में डाल के कर दो, बड़े बड़े ऐसे लॉन्च टाइप के, शिप टाइप के रहते हैं, उसमें डालो, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार, कहीं और ले जाना ले जाओ। वाटर ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेस देन हाईवे ट्रांसपोर्ट एंड वे लेस देन एयर ट्रांसपोर्ट। सबसे महंगा होता है एयर ट्रांसपोर्ट, फिर होता है हाईवे ट्रांसपोर्ट, फिर होता है रेलवेज, और फिर होता है वाटर ट्रांसपोर्ट। ऐसा क्यों? पानी के बहाव में, और प्लस जो शिप्स में, खासकर बड़े शिप्स में जो यूज होता है तेल, वो एकदम कचड़ा तेल होता है, वो पेट्रोल या डीजल वगैरह नहीं होता, एकदम कचड़ा तेल, फ्यूल ऑयल। तो अगर तेल सस्ता तो ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता ही होगा ना। ठीक है, तो पानी में आसानी से इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट इन हुगली रिवर, कैलकाटा से जो गंगा का डिस्ट्रीब्यूटरी जाता है उसको हुगली बोलते हैं, तो उसके आर पार हो जाता था जूट। गुड रेलवे एंड रोड कनेक्टिविटी ऑफ कोलकाता, कलकत्ता क्योंकि ब्रिटिश टाइम में कैपिटल था, तो वहां का रेलवे कनेक्टिविटी भी अच्छा है, एंड रोड कनेक्टिविटी, हाईवेज वगैरह भी अच्छे हैं। अबंडेंट वाटर सप्लाई फ्रॉम हुगली रिवर, वही मैंने बोला, पानी का बहुत जरूरत पड़ता है, और नदी इतना बड़ा, नदी जब है तो आपको पानी का कोई टेंशन ही नहीं है, भर भर के पानी है। चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड यूपी, बहुत सस्ते में वहां पे मजदूर मिल जाते हैं इन जूट मिल्स में काम करने के लिए। कैलकाटा में बहुत बड़ा मार्केट भी हुआ करता था, क्योंकि वो इंडिया का कैपिटल हुआ करता था 1859 में, ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल हुआ करता था वो। लार्ज बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्ट, ब्रिटिशर्स ने बड़े बड़े बैंक्स बनाए थे, और बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज, बड़े बड़े पोर्ट्स बनाए थे वहां पे कलकत्ता में, तो इसलिए उसका भी फायदा मिलता था। जूट, जूट पूरे मतलब दुनिया में जाता था कलकत्ता से। और नेशनल जूट पॉलिसी टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन जूट, इनफैक्ट उन्होंने इतना रिसर्च किया इंडियन गवर्नमेंट ने, फिर नेशनल जूट पॉलिसी भी बनाई कि जूट किस तरह से ग्रो किया जाएगा, कितना ग्रो किया जाएगा, उसको कहाँ कहाँ भेजा जाएगा, उसको कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा, सारा कुछ। तो जूट में
एक टाइम में बहुत अच्छा कमाई था, बट अब बहुत ज्यादा चैलेंज आने लगा है। क्यों? रीजन इज लेस डिमांड। आज के डेट में जूट कोई प्रेफर नहीं करता, सब प्लास्टिक प्रेफर करते हैं। जूट का बैग क्योंकि महंगा पड़ता है, उसी हिसाब से पॉलिथीन का बैग, तो प्लास्टिक का बैग सस्ता पड़ता है। तो सब लोग देखना जिल्ली देना करते रहते, कोई नहीं बोलते जूट का बैग देना। जूट का बैग बहुत ज्यादा महंगे। इनफैक्ट जो रिसाइकलेबल जो आजकल आए हैं, देखियो ना, आजकल का जो प्लास्टिक बैग होता है कपड़ा वाला, उसको थोड़ा टाइम रख दो तो वो ऐसे क्रश हो जाता है। देखियो ये चीज, हाँ यहाँ पे भी दिखाया था शायद मैंने, है ना? तो वो रिसाइकलेबल है, वो भी जूट से सस्ता है, इसलिए लोग उसको प्रेफर करते हैं। रिसाइकलेबल भी है वो, हार्म भी नहीं करता प्लास्टिक जैसे, और जूट जैसे महंगा भी नहीं। तो आज के डेट में जूट को बहुत ज्यादा कंपटीशन मिल रहा है फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे वो ये रिसाइकलेबल बैग्स हो। एंड कंपटीशन फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश भी बहुत प्रोड्यूस करता है, थाईलैंड ब्राजील भी बहुत प्रोड्यूस करता है इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो आज के डेट में जूट का कुछ खास वो नहीं है, मार्केट नहीं है। एक टाइम में था, अब नहीं है। देख रहे हो, मतलब एक मटेरियल ही गायब हो जाता है मार्केट से, इसका डिमांड खत्म होने लगता है। एक टाइम पे जूट ने कितने लाखों करोड़ों कमा के दिए है, अमीरजादे बनाए हैं जूट का। आज के डेट में कोई नहीं खरीदता जूट। हो सकता है आगे जाके प्लास्टिक भी ऐसी ही हो जाए। चलो नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन शुगर इंडस्ट्री। ज्यादातर ये उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में है। रॉ मटेरियल इसका शुगर केन होता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बोल्ड में देके रखा। रिसेंटली शुगर मिल्स मूविंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, धीरे धीरे नॉर्थ से साउथ इंडिया की तरफ जा रहा है, बिकॉज शुगर केन प्रोड्यूस्ड इन साउथ हैज हायर सुक्रोज कंटेंट, उसमें मिठास ज्यादा होता है। मे बी सॉइल का कोई वो है, जिस कारण नॉर्थ इंडिया से ज्यादा बेटर शुगर केन होता है साउथ इंडिया। एंड मॉडरेट समर लीड्स टू लॉन्गर क्रशिंग सीजन, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत जल्द ठंड पड़ जाता है और ठंड में क्रशिंग नहीं कर पाते शुगर का। साउथ में तो ठंड पड़ता नहीं है, गर्मी ही रहता है, तो वो शुगर केन केन को क्रश करके उसमें से शुगर निकालने का बहुत लंबा टाइम देता है साल में। तो लॉन्गर क्रशिंग सीजन होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मॉडरेट समर्स रहते हैं। नॉर्थ में क्या, ठंड बहुत एक्सट्रीम पड़ता है, गर्मी भी बहुत एक्सट्रीम पड़ता है, इसलिए ज्यादातर शुगर मिल्स आज के डेट में नॉर्थ से साउथ में शिफ्ट हो जा रहे हैं। चैलेंजेस क्या है? वही ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, पुराने मशीन्स यूज कर रहे हैं। सीजनल नेचर है, हर सीजन में नहीं होता शुगर केन। शुगर केन का एक पर्टिकुलर सीजन होता है, कुछ मंथ्स में ही शुगर केन ग्रो करता है, उसी वक्त आप कर सकते हो, बाकी टाइम नहीं कर सकते। तो आपका जो इंडस्ट्री है खाली पड़ा रहता है काफी टाइम तक, जैसे बरसात में नहीं होता है शुगर केन वगैरह, ठीक है। ट्रांसपोर्ट डिलेज होता है इसमें, ट्रक का हड़ताल हो गया या फिर कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन डिलेज में खराब हो जाता है ये। इनएफिशिएंट यूज ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, जो शुगर केन का जो फाइबर निकला उसका एफिशिएंट यूज नहीं कर पा रहे, उसको रिसाइकिल नहीं कर पा रहे, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, जला दे रहे हैं। जलाना मतलब क्या? एयर पोल्यूशन। जलाना इज नॉट द सोल्यूशन। उसको अगर हम लोग अच्छे से यूज कर सके, आज के डेट में क्या हो रहा है, इथेनॉल बना रहे हैं उसको सड़ा के। जो निकला उसमें शुगर कंटेंट तो है थोड़ा बहुत, उसको सड़ा दे रहे, फर्मेंटेशन कर दे रहे, उसमें से जो इथेनॉल बन रहा है उसको कहाँ यूज कर रहे हैं? पेट्रोल में। तो एक तरह से क्या हुआ, वो सड़ के भी काम आ रहा है ना कुछ ना कुछ। तो अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है डेवलप करने का, ताकि ये शुगर केन का जो, अच्छा उससे जो शुगर केन का जो फाइबर रहता है उससे प्लेट्स भी बन रहा है आजकल। देखना, अमेजोन में भी मिलता है शुगर केन बगास, BAGASSE बोलते हैं उसको। तो वो बगास से एक तरह के डिस्पोजेबल इको फ्रेंडली प्लेट्स है, तो खा के कहीं फेंक भी दो वो सड़ जाएगा। प्लास्टिक प्लेट जैसे खराब नहीं करता, डिस्पोजेबल है लेकिन सड़ जाता है। आए समझ में? चलो, तो ये कुछ चैलेंजेस है शुगर केन इंडस्ट्री में, लिख लो। नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बेसिक फीडर इंडस्ट्री बोलते हैं इसको, क्योंकि बाकी सारे इंडस्ट्री को यही रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, जैसे शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल वगैरह वगैरह। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं इसके? आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। ये भी होता है कोल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये जो होता है ब्लास्ट फर्नेस में यूज होता है
आयरन ओर को रिड्यूस करके उसमें से ऑक्साइड हटा के उसमें से मिट्टी हटा के प्योर आयरन निकालने की, ठीक है। कैटेगराइज्ड एज हेवी इंडस्ट्री क्योंकि इसमें बहुत भारी रॉ मटेरियल, भारी प्रोडक्ट होता है। लोकेटेड इन छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो किधर है? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, इनका जो जंक्शन है वो जगह है छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक है। वेस्ट बंगाल में भी है ये आयरन और माइंस। झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड छत्तीसगढ़, ये सब जगह में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लांट्स हैं। छत्तीसगढ़ में तो भिलाई हो गया, झारखंड में बोकारो, और वेस्ट बंगाल दुर्गापुर, दुर्गापुर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तमिलनाडु एस से नाम शुरू होता है, सेलम, SALEM, सेलम। वहां के ज्यादातर स्टेनलेस स्टील जो रहता है सेलम स्टील होता है, ठीक है। तो ऐसे स्टील प्लांट्स बहुत सारे हैं। आई थिंक मैप पॉइंटिंग में आपको सारा मिल जाएगा। सलीम नहीं, सेलम बोलते हैं उसको, सेलम, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है इसमें? आयरन ओर को आप लाइमस्टोन के साथ, डोलोमाइट के साथ मिलाते हो पहले क्रश करके, उसके बाद उसमें कोक डालते हो। कोक क्या होता है? कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है। कोक इज 99% कार्बन, कोल होता है 90% कार्बन। उसको और प्यूरिफाई कर देते हो आप, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हो तो उसमें से जो इम्प्योरिटीज रहता है वो निकल जाता है, तो कोक बन गया। ये सारा को आप ब्लास्ट फर्नेस में डाल देते हो तो आपका पिग आयरन बनता है। पिग आयरन प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है, अभी स्टील नहीं बना है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। पिग आयरन को कार्बन, निकल और क्रोमियम मिलाया जाता है, अलॉइंग किया जाता है, अलॉय पढ़े हैं ना हम लोग, तब बनता है स्टील। स्टील को उसके बाद रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग, फोर्जिंग, ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, ये करके थोड़ा थोड़े से बना दिए, रेल पटरी बना दिए, इसी से स्टील के प्लेट्स बना दिए, शीट बना दिए, वो अलग अलग प्रोसेस होता है। आप स्टील को गर्म करके अगर मारोगे तो प्लेट बन जाएगा, दबाओगे दोनों तरफ से तो पटरी टाइप बन जाएगा, TMT सरिया बना दिए। अरे समझ समझ में। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं स्टील को अलग अलग शेप में लाने के लिए। चैलेंजेस क्या है? मोस्ट प्रॉब्लली नहीं पूछेंगे। चैलेंजेस क्या है? लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड हाई कॉस्ट ऑफ कोकिंग कोल। हमारे यहाँ पे जो कोल, जिस कोल से कोक बनता है वो कोल खुद 90% प्योर होता है, दिस इज 99.9% कोक, है ना। तो ये जो प्रोसेस है ये भी हमारे यहाँ पे बहुत कम है, इसको बोलते हैं एंथ्रासाइट, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। ये आता है हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया से। हमारे इंडिया में जो कोल मिलता है उसका कार्बन कंटेंट 80% 70% होता है, उससे आप कोक नहीं बना सकते। हाँ समझ में। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बना तो देते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, पावर कट होता रहता है, जिस कारण भिलाई स्टील प्लांट का अपना ही एक पावर यूनिट है अंदर, थर्मल पावर स्टेशन है, जहाँ पे वो अपने लिए, अपनी क्रिटिकल मशीन के लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाता रहता है, ठीक है। लो लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब लोग काम करने तो जाते हैं लेकिन वही आलस, ये क्या ना सैलरी मिल रहा है ना, कौन सा तू बहुत तेरे को मालिक बना दे रहे हैं, आराम से जितना बोल रहा है उससे कम काम कर, उससे ज्यादा काम मत कर, वही आलस वालस टाइप के। लो लेबर प्रोडक्टिविटी मतलब जो काम 2 घंटे में हो सकता है उस काम को 2 दिन में कर, धीरे धीरे। हाँ ठीक है साहब का फाइल नहीं आया है, आएगा तो बताएंगे, बस बैठे। तो ऐसे करके लो लेबर प्रोडक्टिविटी के कारण भी बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। हो गया, आगे बढ़े। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। IT industry deals with storage, processing and distribution of information। स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है इंटरनेट के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ट्रांजिस्टर्स, टीवी, सेल फोन्स, रडार, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। ट्रांजिस्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे छोटे। ये वही प्रोसेसर जो बोल रहा था ना, सिलिकॉन बेस्ड। कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक चिप खोलोगे आपको ऐसे ट्रांजिस्टर बहुत दिखेंगे।
टीवी वीवी कभी खुलेगा तो देखना ऐसे टाइप के दिखते हैं। ये सर्किट्स हो गए, और सर्किट्स में ऐसे टाइप के ट्रांजिस्टर्स दिखते हैं, ये लगे रहते हैं इसमें, ये देखो आ रहा है समझ में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये सारा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बनाता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए बहुत जरूरी है ठंडा क्लाइमेट एंड एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो हमको बैंगलोर में मिलता है। बैंगलोर के क्लाइमेट के बारे में सुना होगा आपने, वहाँ पे ज्यादा गर्मी है, ज्यादा ठंड नहीं पड़ती, कूल प्लेजेंट क्लाइमेट रहता है हमेशा। हालांकि आजकल पता नहीं, आजकल तो हर जगह का ही बुरा हाल है, बट मैंने सुना है बैंगलोर इज आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। अदर सेंटर्स बैंगलोर के अलावा हैदराबाद, पुणे, नोएडा, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ में भी काफी कुछ बनता है इलेक्ट्रॉनिक का सामान। एंड बीपीओ सेक्टर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ का फुल फॉर्म सेक्टर इज अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। आईटी में ही आता है ये, आईटी इंडस्ट्री में आता है बीपीओ। बीपीओ क्या हो गया? कॉल सेंटर्स। कॉल सेंटर में दो टाइप के होते हैं, एक तो जिसको आप कॉल करते हो, जैसे मान लो कहीं पे कोई मशीन में प्रॉब्लम हो गया, सैमसंग का कॉल सेंटर, आपने कॉल किया, अरे मेरे फोन में ये प्रॉब्लम हो गया, क्या करूं इसमें, कैसे ठीक करते हैं, तो वो एक हो गया। और एक होता है जो आपको कॉल आता है, सर लोन लेंगे क्या, लोन लेंगे क्या करके आता है ना। तो ऐसे टाइप के दोनों दोनों कॉल सेंटर्स है, और इसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, ये इंडस्ट्री आईटी सेक्टर का एक मेजर पार्ट हुआ करता था, आज भी काफी हद तक है, बट अब एआई आने के बाद सब लोग वो कॉल सेंटर से इंसान को हटा दे रहे, एआई लगा दे रहे। आजकल देखना बहुत सारे जगह में आप कॉल करोगे तो आईवीआरएस चालू हो जाएगा। कोई बंदा उठाता है या आईवीआरएस? इसके लिए एक दबाए, उसके लिए दो दबाए, यही करता रहता है। मतलब किसी को, आपको गुस्सा आ रहा है किसी से झगड़ा करना, झगड़ा भी नहीं कर सकता, सामने एआई बैठा है। आ रहा है समझ में? चलो, तो लिख लो आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए होता है, क्योंकि जो बड़े बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो लोग इंटरनेशनल मार्केट में है। हमारे भी है, महिंद्रा है हमारा, और कौन है, मारुति है, बहुत बड़ा जायंट, ऑटोमोबाइल जायंट। लेकिन जैसे होंडा, टोयोटा, लैंड रोवर भी टाटा ने बाद में खरीदा, आज के डेट में टाटा बन गया है, बट पहले उतना नहीं था। ठीक है, जैसे और क्या इंडस्ट्री, और क्या कंपनीज है, वो भी आज के डेट में टाटा के पास आ गया है, बट पहले वो बाहर का ही था। फिएट एक कंपनी है, हाँ बीवाईडी आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे टेक्नोलॉजी वाले जो कंपनीज है, ये बाहर के, किया कोरियन कंपनी, ह्यूंडई कोरियन कंपनी। ठीक है, तो ये सारे कंपनीज आके इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, लैंड खरीदते हैं, बड़ा इंडस्ट्री बनाते हैं, मशीन्स खरीदते हैं, और अपना टेक्नोलॉजी देके गाड़ी बनाते हैं। तो इसमें बहुत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, एफडीआई बहुत आता है, विच इज गुड। बाहर से कोई आके अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इंडिया का ग्रोथ हो रहा है ना, इंडिया में जॉब्स बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। लार्ज स्केल हैवी इंडस्ट्री होता है ये। दिस इज रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ मार्केट इन 1991। 1991 में मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे, और नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। ये देखो 91 में आप लोग मनमोहन सिंह को एज प्राइम मिनिस्टर देखे हो? हैं? मनमोहन सिंह आप लोग कितने, अच्छा KG1 में रहे होगे आप लोग, तो मतलब बचपन से मोदी देख रहे हो, क्लास 1 से मोदी देख रहे हो। अरे 10 साल हो गए आप लोग को, मैडम 11 साल हो गए मोदी को। मतलब बचपन से आप लोग को लग रहा है इंडिया तो मोदी चलाता है, नहीं, और भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे जो इंडिया का बहुत भला किए। वन एग्जाम्पल इज दिस, ये जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, ये जो नरसिम्हा राव, ये वाले जो अंकल हैं, और ये मनमोहन सिंह, मोदी से पहले ये भी प्राइम मिनिस्टर बने थे, सरदार जी। ठीक है,
तो इन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था। इसके पहले 1991 से पहले इंडिया का मार्केट बाहर के कंपनीज के लिए बंद था। कोई भी कंपनी इंडिया आके बिजनेस नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो गवर्नमेंट को बहुत पैसा खिलाए और मतलब आके सेट करे। जैसे सुजुकी आया था, वो भी मारुति के थ्रू आया था। मैंने बोला ना जॉइंट वेंचर था। अदरवाइज कोई बाहर का कंपनी अलाउड नहीं था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का ये सोचना था कि बाहर के कंपनीज को अगर अलाउ कर देंगे तो इंडिया का पैसा तो बाहर चला जाएगा ना। मान लो जैसे होंडा को अलाउ कर दिया, होंडा आया अपने गाड़ियां बेचा, हमने होंडा की गाड़ियां खरीदी, पैसा होंडा को दिया। होंडा कहाँ की कंपनी है? जब जापान की, तो पैसा कहाँ गया? जापान चला गया ना इंडिया का पैसा। वैसे तो इंडिया खाली हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इसलिए बाहर की कंपनीज को घुसने नहीं देते थे। अगर बाहर का गाड़ी गाड़ी लाना है, आपको इंपोर्ट कराना पड़ता था टैक्स देके, 100% टैक्स देके। मतलब 10 लाख की गाड़ी 20 लाख में मिलेगी आपको इंडिया। आए समझ में? बट 91 में गवर्नमेंट ने देखा कि ऐसे करके ना प्रॉब्लम हो रहा है। दो ही कंपनीज थे इंडिया में, एक था प्रीमियर पद्मिनी, ये वाला गाड़ी देखे हो? नहीं देखे हो? क्या बात कर रही हो? ये वाला गाड़ी, ये तो लेजेंड गाड़ी है। प्रीमियर पद्मिनी, बॉम्बे में काली पीली टैक्सी बहुत चलता था, हालांकि अब वो भी उठ चुका है। एक ये था गाड़ी, और इसके अलावा एक और था एम्बेसडर। एम्बेसडर तो देखे हो? ये वाला देखे हो कि नहीं? ये वाला तो देखे हो ना? तो यही दोनों गाड़ी मिलती थी इंडिया में, और कुछ चॉइस ही नहीं था लोगों के पास। आप कितना पैसा हो आपके पास, या तो इंपोर्ट करा के मंगाओ, या तो अगर इंडिया मेड गाड़ी खरीदना, ये और वो प्रीमियर पर भी। और ये एकदम खटारी गाड़ियां हुई। हाँ, एम्बेसडर कंफर्टेबल बहुत था, लेकिन कब आपको उतर के धक्का मारना पड़े गाड़ी को, नेवर नो। कभी भी बंद हो जाएगा, कभी भी कुछ होगा। एकदम खटारी गाड़ी। तो गवर्नमेंट ने सोचा यार, दो ही गाड़ी के कंपनी है, और खटारी मतलब ये नहीं कि सस्ती, महंगा था, पैसा पूरा लेते थे, क्वालिटी नहीं देते थे। और गवर्नमेंट को सोचा यार, ये लोग दोनों ना फायदा उठा रहे सिचुएशन, और कोई कंपनी है नहीं, कंपटीशन है नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं, फालतू सामान को भी महंगे में बेच रहे। गवर्नमेंट ने बोला कि इनको ठीक करने का एक ही तरीका, क्या? कंपटीशन बढ़ा मार्केट में। कभी भी कंपटीशन जब बढ़ता है तो अपने आप प्रोडक्ट अच्छा हो जाता है। क्योंकि आप ऑब्वियसली बैड क्वालिटी प्रोडक्ट कभी खरीदोगे नहीं, आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ही खरीदोगे, ठीक है? तो एम्बेसडर ने क्या किया, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडियन मार्केट को खोल दिया, ये प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने मिलकर। उसके बाद जो बाहर के कंपनी, क्योंकि सबका नजर था इंडिया में, इंडिया इज अ बिग मार्केट, पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा था इंडिया का, तो पैसा है, लेकिन चॉइस नहीं है। जैसे ही मार्केट खोला, होंडा आ गया, डेवू आ गया, फोर्ड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सारे कंपनीज एक साथ कूद पड़े। तो कंपटीशन बढ़ गया इंडियन मार्केट में। अब जनता के पास पैसा था एंड चॉइस भी था, मैं खरीदना है तो क्या खरीदूं, मेरे पास इतना पैसा है। एम्बेसडर फिएट तो फालतू क्वालिटी दे रहा है, ठीक है, छोड़ो। और होंडा का गाड़ी अच्छा है, मित्सुबिशी का गाड़ी अच्छा है, जापानीज गाड़ी है, फोर्ड अच्छा है, अमेरिकन गाड़ी भी अच्छा है। तो अब इंडियन कंपनीज को भी अपना क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ा। अगर मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको अच्छा क्वालिटी देना पड़ेगा। कुछ कंपनीज ने किया, जैसे टाटा और महिंद्रा। टाटा महिंद्रा आज भी टिका हुआ है ना? लेकिन एम्बेसडर, हिंदुस्तान मोटर्स था इसकी कंपनी का नाम, ये क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर पाया। आज कभी सुनते हो किसी को एम्बेसडर या हिंदुस्तान मोटर्स? कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं। प्रीमियर पद्मिनी तो एकदम खत्म हो गया, आज कबाड़ी के पास भी नहीं दिखेगा। कबाड़ी भी उसको कबाड़ बना के काट के रिसाइकल करके बेच दिया। अरे समझ में? एम्बेसडर फिर भी सरकारी दफ्तर वफ्तर में थोड़ा बहुत दिख जाता है। तो जो जिसने अडाप्ट किया ओपन मार्केट के साथ, टाटा हो गया, टाटा कितना बड़ा कंपनी हो गया, महिंद्रा कितना बड़ा कंपनी हो गया, जिसने चेंज किया अपने आप को टाइम के साथ, और जिसने चेंज नहीं किया वो खत्म हो गया। आया समझ में? हालांकि बोलते हैं एम्बेसडर का एक नया मॉडल आ रहा है, ये वाला, मुझे पता नहीं कब आ रहा है। बहुत बहुत सालों से देख रहा हूँ, अरे मस्त है ये, जो आपको एम्बेसडर का न्यू मॉडल दिखाता हूँ। मैं बहुत सालों से सुन रहा हूँ कि आ रहा है, आ रहा है, बस पता नहीं कब आएगा। ईवी ला रहा है।
रुक जाओ, मैं अच्छा वाला दिखा। हाँ, पता नहीं ये एक्चुअली आ रहा है या किसी ने ऐसे ही डाल दिया है। 2026 ह्यूमर और रियलिटी देखना पड़ेगा। कौन सा वाला, ये वाला? हाँ, ये तो सच का लग रहा है, ये मेरे को वो तो नहीं लग रहा, मतलब एआई जनरेटेड तो नहीं लग रहा है। बट पता नहीं, आजकल एआई के चक्कर में ऐसा हो गया ना, किसी चीज को भरोसा नहीं कर सकते। ये है एम्बेसडर, तो पता नहीं, देखते हैं आ रहा है नहीं आ रहा है, हमको क्या। चलो, आएगा, अगर प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली इंडियन जनता वापस खरीदेगी। ऐसा नहीं है कि दुश्मनी होगी है एम्बेसडर से, तो आएगा तो हम लोग को अच्छा ही लगेगा, पुराना कंपनी लौट के आए। चलो, लोकेटेड इन कहाँ कहाँ है? गुड़गांव, मुंबई, पुणे को, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, जमशेदपुर, बैंगलोर, इंदौर, यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। पैसेंजर कार बनता है, कमर्शियल व्हीकल्स बनता है, कमर्शियल व्हीकल्स मतलब ट्रक, बस, ये सब। हेवी व्हीकल्स बनता है, बड़े बड़े ट्रेलर्स बनते हैं, टू व्हीलर्स बनते हैं। दीज आर द मेजर प्रोडक्ट्स। आजकल तो ईवी भी आ गए। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस में ओवर सैचुरेशन ऑफ मार्केट। इतने चॉइस हो गए आजकल, इतने चॉइस हो गए कि कोई ढंग से बेच नहीं पा रहा। ऊपर से चाइना वाले घुस जा रहे हैं सस्ता सामान लेके। ओला वगैरह ये सब क्या चाइनीज सामान भी बन रहा है ये, मेड इन इंडिया बोलता है, लेकिन ज्यादातर इनका सामान चाइनीज ही है मेरे को लगता है। ठीक है, और हैवी कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन। इतने लोग गाड़ियां बनाने लगे हैं कि आजकल गाड़ी बेचना मुश्किल हो गया है। मारुति वारुति का भी कहाँ ज्यादा प्रॉफिट है, बट चला रहे कैसे भी करके, इतने ज्यादा प्लेयर्स हो गए मार्केट में। हो गया। चलो, हाउ डज, कितने क्वेश्चन है इसमें? 16 है। हाउ डज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड टू पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सब बढ़ रहा है। एयर पोल्यूशन में क्या पॉइंट्स है? कॉज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ये कहाँ कहाँ से बनता है? प्रोड्यूस फ्रॉम पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक किल्स। ईटा भट्टी गए हो? छत्तीसगढ़ में बहुत है। दुर्ग में, राजनांदगांव साइड, बलोद साइड बहुत सारे हैं। देखना कितना धुआं निकलता है, एकदम मतलब खतरनाक। रिफाइनरीज है बहुत सारे जहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिफाइन होते हैं। स्मेल्टिंग प्लांट तो अपने बीएसपी के अंदर ही है, जहाँ पे कोल से कोक बनता है। एंड फैक्ट्रीज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, यहाँ से बहुत एयर पोल्यूशन होता है। लीड्स टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली लंग्स का प्रॉब्लम होगा। तो अपने भिलाई के आसपास में ना, ये बहुत खराब चीज है, बहुत पोल्यूट है, खतरनाक लेवल का पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन caused by untreated industrial waste discharge into river and lakes। नदी में, लेक में जब आप विदाउट ट्रीटमेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट केमिकल्स छोड़ देते हो तो वाटर पोल्यूशन होता है। दिखाया ना मैंने, यमुना का फोटो तो दिखाया था ना। हाँ, जाग वाला पानी, याद नहीं? अरे, कैसे याद नहीं? प्रोड्यूस फ्रॉम रिफाइनरीज, टैनरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, डाइंग फैक्ट्रीज। ये ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में, तो दिल्ली के आसपास, बाप रे बाप। अब बात कर ही रहे तो एक बार देख ही लेते हैं ना। ये देखो, ये झाग स्नो नहीं है, ये केमिकल का झाग है जो नदी को भर दिया है, ये देखो। देख रहे हो? दिस इज केमिकल पोल्यूशन, और उसमें लोग उतर उतर के पूजा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सीन रहता है, ये देखो। दिस इज यमुना ऑफ दिल्ली। पॉल्यूट कर करके खत्म कर दिए, मार दिए, इसमें एक मछली नहीं मिल पाता, इतना खत्म है ये नदी। हाँ, कहाँ ठीक हुआ है? कैसे पता? कौन बोल रहा था? वो पक्का बीजेपी का पैसा दिया हुआ चैनल होगा, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है ना, प्रोपोगंडा चला रहा है, सबको बोलो यमुना साफ हो गया, यमुना साफ हो गया। चलो, तो वो सब प्रोपोगंडा रहता है, प्रोपोगंडा विश्वास मत करना। देखते हैं कितना साफ करता है।
आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल है, बट इतना जल्दी तो नहीं होगा। लीड्स टू डैमेज टू एक्वेटिक लाइफ एंड ह्यूमंस। ऑब्वियसली ये पानी आप पियोगे तो आपको भी डिजीज होंगे, एक्वेटिक लाइफ मछलियां तो खत्म ही हो जाती है। और ये सिर्फ दिल्ली का नहीं, ये बैंगलोर में भी हो रहा है। बैंगलोर में एक लेक है, बैंगलोर पोल्यूटेड लेक। ये देखो, ये कोई लेक है, वहां पे भी यही सेम देख रहे हो। लग रहा है स्नो में खड़ी है गाड़ियां, झाग के ऊपर ब्रिज है और ब्रिज पे खड़ी है गाड़ियां। गाड़ियां चल रही है, ये देखो स्नोफॉल नहीं हुआ है, ये झाग है। बैंगलोर का किसी लेक का हालत है, ठीक है। ये देखो इतना ज्यादा झाग, ब्रिज के कारण पार नहीं हो पा रहा है बेचारा झाग, स्नोफॉल हो रहा है ये, ठीक है। तो बुरा हाल, बैंगलोर में भी बुरा हाल हो रहा है। सिर्फ नॉर्थ नहीं, साउथ इंडिया में ऐसी है। थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन caused by hot water draining into rivers and lakes without cooling। अगर आप गर्म पानी छोड़ दे रहे हो विदाउट कूलिंग, तो क्या होगा? धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गर्म पानी चढ़ते चढ़ते पूरे लेक का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। और लेक का टेम्परेचर जैसे बढ़ जाता है, प्रोड्यूस फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स होता है ये, लीड्स टू डैमेज टू एक्वेटिक लाइफ। मछलियां मरने लगती है, वहां के जो एल्गी है, जो पेड़ पौधे हैं, वो मरने लगते हैं क्योंकि पानी गर्म हो गया। रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कैन कॉज कैंसर एंड बर्थ डिफेक्ट। कई बार अगर आप अनट्रीटेड रेडियो एक्टिव पानी छोड़ देते हो लेक वेक में किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट से, उससे कैंसर हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। जैसे कि उड़ीसा में एक गांव ही है, मैंने दिखाया था क्या इसका फोटो? यहाँ पे यूरेनियम माइनिंग होता है। यहाँ पे बच्चों में यूरेनियम से रेडिएशन निकलता है ना, ये देखो बच्चों में यहाँ पे इफेक्ट आ जाता है, शक्ल अलग अलग सा हो जाता है, हाथ पैर ऐसे से हो जाते हैं। ये देखो हाथ पैर मुड़ गए यूरेनियम रेडिएशन से, क्योंकि इनके पापा लोग, ये जो बच्चे हैं इनके पापा लोग यूरेनियम माइंस में काम करते थे। उसमें जेनेटिक चेंज हो गया पापा के अंदर, और जीन्स, फॉल्टी जीन्स के कारण ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए। ये देखो, और भी दिखा रहा हूँ चालू करो। ये देखो इस बच्ची का फेस देखो। एवरी थर्ड हाउस हैज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। हर तीसरे घर में कोई ना कुछ डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुआ है। यहाँ पे सारे दिखा नहीं रहे। ये देखो, ये बच्चे के बॉडी के अंदर से देख रहे हो कैसे अजीब अजीब से बॉडी पार्ट्स निकले हैं। तो ऐसे ऐसे डिफेक्ट्स हो जाते हैं बच्चों के अंदर। अरे समझ में, ये देखो ये बच्चे को देखो, पैर वैर देखो कैसे मुड़ गए, ठीक है। अब इसको मार भी नहीं सकते, और इसको ऑब्वियसली बड़ा करेंगे तो कुछ शायद ना भी हो सके कि बर्थ डिफेक्ट आ गया, ठीक है। तो जादूगोड़ा करके ये एक विलेज है, यहाँ पे बहुत ज्यादा यूरेनियम रेडिएशन के कारण ऐसे हुआ। नॉइज पोल्यूशन caused by machinery and industrial noise। मशीन्स, इंडस्ट्रियल नॉइज से होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप एंड व्हीकल्स। ये गाड़ी वाड़ी जाना जाना, पैप हॉर्न लगा रहे हैं, सब नॉइज पोल्यूशन। लीड्स टू इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इरिटेशन एंड लैक ऑफ स्लीप। सो नहीं पाओगे तो ऑब्वियसली इरिटेशन तो होगा, ठीक है। नींद को आप लोग इंपॉर्टेंस देते हो कि नहीं? कितने घंटे सोते हो? हाँ, कितने घंटे सोते हो एवरेज? 6 घंटे सोते हो? 6 से 7 तो रखो मिनिमम। उतना मोदी जी को फॉलो करके कोई फायदा नहीं है। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज की डेट में इतना डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शुगर क्यों हो रहा है? मेरे स्टूडेंट्स को शुगर डिटेक्ट हुआ है, पता है कि नहीं? एक चलो, नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। तो इससे लैक ऑफ स्लीप वगैरह बहुत होता है, जो कि बहुत डेंजरस है, हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकता है। चैप्टर खत्म ही कर देते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 मेजर्स टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। कैसे कैसे हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं? पहला तो मिनिमाइज वाटर यूजेज बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग वेस्ट वाटर।
इंडस्ट्री को साफ पानी की जरूरत नहीं है, मशीन को कूल करना है अगर, तो आप थोड़ा अगर उतना साफ प्यूरिफाइड पानी नहीं भी होगा तो चलेगा ना। इंडस्ट्री को ग्राउंड वाटर कभी यूज मत करने दो। इंडस्ट्री इतना पानी यूज करता है, अगर ग्राउंड वाटर यूज करने पे आ गया तो खत्म, ग्राउंड वाटर खत्म कर देगा। चलो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू मीट इंडस्ट्रियल वाटर रिक्वायरमेंट्स। इंडस्ट्री को बोलो कि तुम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, जैसे भिलाई स्टील प्लांट के बाजू में आपने देखा होगा दो बड़े बड़े लेक्स है, मरोदा टैंक 1 और टैंक 2, देखे हो? वो क्या है बेसिकली, बारिश का पानी कलेक्ट होता है वहां से, फिर भिलाई स्टील प्लांट अपना पानी लेता है। आर्टिफिशियल लेक्स है, नेचुरल लेक्स नहीं है, तो खोद के बनाया गया लेक्स ताकि बारिश का पानी इकट्ठा कर सके। कितना बड़ा लेक है देखियो ना, बहुत बड़ा लेक है। प्लांट के अंदर उतना बड़ा नहीं है, आई थिंक होगा होगा कुछ ना कुछ तो होगा छोटा मोटा, बट ये दोनों तो मैसिव लेक्स हैं, बहुत बड़े बड़े लेक्स हैं। चलो, ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर रिलीजिंग देम इनटू रिवर्स। हॉट वाटर को ठंडा करो, इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करो, फिर रिवर में छोड़ो। फिटिंग साइलेंसर्स ऑन जनरेटर एंड मशीन्स टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। ये बुलेट में ऐसे पटाखा मारते मारते जाते ना, ये छपरी मत बनो, इस पॉइंट का ये मतलब। ठीक है, थोड़ा साइलेंसर रखो, ज्यादा साउंड इज नॉट गुड। ये लोग जब पटाखा मारते हैं ना, मेरे मन करते हैं इनको शिप में ले जाके पटाखा, अब इनको पटाखा सुनाई देगा शिप का, पागल हो जाएंगे, एक दिन में पागल हो जाएंगे। चलो, रेस्ट्रिक्टिंग यूजेज ऑफ ग्राउंड वाटर बाय इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को ग्राउंड वाटर यूज करने नहीं देना है, अगर उनको पानी चाहिए नदी से यूज करे, लेक से यूज करे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करे उससे यूज करे, ग्राउंड वाटर मत लेने दो। ग्राउंड वाटर क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में होता है, वो रेसिडेंशियल वाले ले रहे हैं, ठीक है उतना चल जाता है, अगले बारिश में रिचार्ज हो जाएगा, लेकिन इंडस्ट्री अगर खींच ले ग्राउंड वाटर 1-2 साल के अंदर खत्म, ठीक है। और यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, स्क्रबर्स, इनर्शियल सेपरेटर्स एंड फैब्रिक फिल्टर्स इन चिमनी टू स्टॉप पार्टिकुलेट मैटर। जो चिमनी से धुआं निकल रहा है उसमें फिल्टर्स लगाओ, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर है, कोई गीला करके डस्ट को कम कर देता है, स्मोक को कम कर देता है, किसी में फैब्रिक फिल्टर्स लगे हुए हैं, ऐसे कपड़े का फिल्टर लगा हुआ है जिसके अंदर से स्मोक पास होगा, तो उसमें जो डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स है, सूट पार्टिकल्स है, जिसको पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, वो रुक जाता है, वो ट्रैप हो जाता है। तो जो हवा निकल रहा है, गैस निकल रहा है, ऑब्वियसली कुछ तो पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा तो कम हुआ, आ रहा है समझ में, तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। चलो बताइयो, चैप्टर खत्म, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये कौन सा खत्म हो गया अपना? ज्योग्राफी चैप्टर 6 ना, इसके बाद बस मैप पॉइंटिंग बचता है 7 में। चलो ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, क्लास खत्म।